देखिए, आज का पहला सवाल है कि प्रथम महिला अंडर 19 T20 विश्व कप। अब ये वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 2023 में हुआ था। ये पहला है, महिलाओं का है, और इसमें उन महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया होगा जिनकी उम्र जो है वो अंडर 19 है। 19 साल से कम उम्र की खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये अंडर 19 का मतलब होता है, ठीक है। अंडर 19 का मतलब ये है कि ऐसी महिला खिलाड़ी इस मैच में या इस वर्ल्ड कप में खेली होंगी जिनकी उम्र जो है वो 19 वर्ष से कम है, ठीक है। उसे अंडर 19 कहते हैं। अच्छा देखो, ये जो संस्करण था इसका ये पहला ही था। ये संस्करण जो था, ये संस्करण कौन सा था? पहला, फर्स्ट संस्करण है। और जो चीज़ पहली संस्करण ये पहली बार हुई है उससे सवाल बनना लाजमी बात है, ठीक है। उससे जो सवाल है वो पूछा जाएगा, आता है सवाल। अब देखो, ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था पहला वाला महिलाओं का, इसका आयोजन जो हुआ था, अब ऐसा सवाल पूछ लेगा कि बताइए कि पहला अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, किस देश में इसका आयोजन हुआ था। तो याद होगा आपको, देश का नाम क्या है? देश का नाम क्या बेटा? दक्षिणी अफ्रीका। अब देखो, आप लोगों को पता नहीं था इसका मतलब। दक्षिणी अफ्रीका, एक दो बच्चों को पता होना मतलब पता होना नहीं माना जाता है ना। जहाँ 100 बच्चे बैठे हों वहाँ एक दो को पता होना, वो चीज़ लापता ही मान लो आप। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ वो साउथ अफ्रीका में हुआ। इसकी मेज़बानी साउथ अफ्रीका ने करी। और इस वर्ल्ड कप को जीता किसने? तो ये पहला ही वर्ल्ड कप था और इस वर्ल्ड कप को उठाया, जीता भारत ने उठाया। भारत की महिला टीम ने इसको जीत लिया। अब ये भारत ने जीता तो सवाल और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि पहला था और पहला ही पहला कप जो है भारत ने उठाया। आपको पता होगा कि जो पहला पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी भारत ने जीता था। पहला पुरुष T20 वर्ल्ड कप भी भारत के नाम रहा। अच्छा, किसको हराया था? जो टीम हारती है वो उपविजेता बनती है। सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए, पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो फाइनल में जिससे हमारा मुकाबला था, जिसको हमने हराया, वो देश कौन सा था? ठीक है। अब ये भी सवाल देखो अपने आप में बन गया, किस देश को हराया? तो इंग्लैंड की टीम फाइनल में हारी थी। इंग्लैंड को हराकर भारत की टीम ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया था। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप हैं इनको कराता आईसीसी है। कौन कराता है? आईसीसी कराता है इनको। तो ये जो वर्ल्ड कप था, इस वर्ल्ड कप को किसने कराया था? तो आईसीसी के द्वारा हुआ था। और जो आईसीसी है, हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी को बनाया गया था 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय, जो मुख्यालय है वो है दुबई में। 1909 में
दुबई जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई, दुबई में है ये। अच्छा, जो आईसीसी है, ये सवाल एसएससी ने पूछा कि आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। आईसीसी के पहले अध्यक्ष नहीं पूछा उसने पूछा है कि आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, इसे ऐसे कह सकते हो आप कि आईसीसी के पहले अध्यक्ष जो इंडिया की तरफ से बनाए गए थे उनका नाम क्या था। और ये सवाल मैं नहीं बोल लिया, ये 2 से 3 बार सवाल एसएससी ने पूछ लिया है। तो आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे जगमोहन डालमिया। अब याद रखना, जगमोहन डालमिया ये आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अब सवाल यह है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं, वो चले गए हैं, मतलब उनकी जगह जय शाह आ गए हैं। ठीक है, जय शाह को आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है और वो भी भारत की तरफ से है। और ये बोला जाता है कि आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष। तो ये जो हैं ये सबसे युवा बने हैं। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम क्या है? जय शाह। और आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया, याद रखेंगे। और ये आईसीसी ने ही पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कराया था और इसको जीता किसने? भारत ने। तो ये सब जानकारी आप याद रखें। चलिए अगला सवाल। तो पहला आज का सवाल है कि प्रथम महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 और ये जीता किसने? भारत ने। ठीक है, और ये जरूर याद रखें आईसीसी के इस समय चेयरमैन कौन है? जय शाह सबसे युवा बनाए गए हैं और पहले भारतीय अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जगमोहन डालमिया बनाए गए थे 1997 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो ये भी खेल जगत का सवाल है। देखिए, हॉकी विश्व कप हॉकी विश्व कप 2023, पहला सवाल यह है कि हॉकी वर्ल्ड कप ये हुआ 2023 में और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो हुआ वो भारत में हुआ। अच्छा, भारत में भी कहाँ हुआ? तो भारत के उड़ीसा में हुआ। और उड़ीसा में भी जो इसके मैच हुए थे 2 स्टेडियम थे, भुवनेश्वर और राउरकेला। तो कभी कभी शहर पूछ लेते हैं, तो भुवनेश्वर व राउरकेला। भुवनेश्वर और राउरकेला
में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ पिछले साल 2023 में, ठीक है। अब ये जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, ये वर्ल्ड कप किसने जीता, विजेता कौन बना इसका, तो ये वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, याद आपको? तो ये वर्ल्ड कप जो था वो जर्मनी ने जीता था। अब देखो हो तो उल्टे गया ना। अब वो है कि धींगा धांगी करनी कैसी कर लो, अपने मन का क्या समझाना कि मैं तो सही था। सही क्या, बिल्कुल ही उल्टे थे। जो जीता हुआ है उसे कह रहे हैं कि हाँ, जो उपविजेता उसे विजेता बना रहे हैं, और जो विजेता है वो पता है ही नहीं। तो सवाल तो पेपर में गलत ही हो जाता ना, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों आने थे। और आपके दिमाग में एक बात सेट बैठी है, बेल्जियम। भाई हमारे दिमाग में जो चीज़ सेट हो जाती है हम जवाब भी तो उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में बेल्जियम बैठा हुआ है तो फिर आंसर तो बेल्जियम लगता ही लगता है, तय बात है। उसे बचाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। और एक छोटी सी गलती हमारी तरफ से हो गई है बस। चलिए उसी पर ध्यान रखना है। उपविजेता कौन था, तो जो फाइनल में हारा वो था बेल्जियम। बेल्जियम को फाइनल में हराकर जर्मनी ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया, ठीक है। जर्मनी इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। किसको हराया? अब एक सवाल यहां से आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है, भारत ने हॉकी विश्व कप जीता। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता। भारत ने जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कितनी बार जीता है? भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? पता कितनी बार जीता है? एक बार जीता है। तो भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, वो भी एक बार, 1975 में। हम अभी तक एक बार, मात्र एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीत पाए हैं, जबकि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारे नाम है। ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारे नाम है। एक सवाल ये पूछा, ये भी पूछा हुआ है एसएससी ने, कब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। एक दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि जब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, तो इंडियन कैप्टन कौन थे? भारतीय टीम के कप्तान कौन थे जिनकी कप्तानी में हमने ये वर्ल्ड कप जीता था? जैसा आता ना, क्रिकेट के वर्ल्ड कप 2 जीते हैं भारत ने। एक जीता है कपिल देव की कप्तानी में 1983 में, और एक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 वाला। अब का थोड़ा सा रह गए हम पीछे, जीतते जीतते रह गए, है ना। बीच में ट्रेविस हेड आ गया। अब हमने सोचा क्या इसका सिर फोड़ा हेड का, तो मैंने छोड़ो पर को। कप्तान जो थे वो अजीत पाल सिंह, अजीत पाल सिंह की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और ये वर्ल्ड कप हुआ था मलेशिया में। कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो हुआ था 1975 में, ये मलेशिया में हुआ था, और इस वर्ल्ड कप को भारत की टीम ने जीत लिया था। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप को सिर्फ एक बार जीता है, ठीक है। जबकि ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में भारत का दबदबा रहा है, ठीक है। लेकिन अब की बार तो 23 में घर में हो रहा था, और हम ये सोच रहे थे कि अब की बार घर में हो रहा छीन ही लेंगे, जीत लेंगे मतलब। लेकिन कुल मिलाकर मामला जो था सेमीफाइनल तक भी हमारा नहीं पहुंच पाया। तो सेमीफाइनल, फाइनल तो दूर रह गया, हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए और बाहर हो गए, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ये है कि खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? हर साल होता है जी, कुल मिलाकर बात यह है। खादी उत्सव 2023, खादी उत्सव 2023। अब देखो, ये खादी उत्सव 2023 भी है और खादी उत्सव 2024 भी है। इसका मतलब ये खादी का जो उत्सव है ये हर साल ही मनाया जाता, एक ही जगह मनाया जाता,
तो बस हमें तो ये याद रखना है कि खादी उत्सव का आयोजन कहाँ होता है। पता किसी को? खादी उत्सव का आयोजन किस शहर में होता है हर साल? हर साल खादी उत्सव मनाया जाता, हर साल ही मनाया जाता, 24 में मनाया गया है। और ये उत्सव का आयोजन हमेशा होता है, इसका आयोजन हमेशा होता है मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई। तो इसका मतलब यह है कि 2023 हो या 2024 हो या 2025 हो या 2026 हो, खादी उत्सव परमानेंट है, एक ही शहर में होता है। वो कहाँ होता है? मुंबई में होता है। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, एक सवाल आता है और आपने पहले सुना भी होगा कि सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं बेटा? तो वो कहते हैं मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जहां पर कपड़े का और ख़ास तरीके से सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, उसे मैनचेस्टर कहते हैं, उसे मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक होता है हैंडलूम, जिसको कहते हैं हथकरघा, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहले सूती कपड़े का जो उत्पादन का केंद्र बना, हब बना, हब, वो था मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर था इंग्लैंड का, इंग्लैंड का मैनचेस्टर। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ निकनेम आ जाते हैं, कुछ निकनेम आ जाते हैं। जैसे गांव में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो गांव में हमारे यहाँ कोई खैबड़ा बॉलर है तो उसे जहीर खान कह दिया हमने, है ना। हाँ, कोई बल्लेबाज है थोड़ा लंबा चौड़ा, बाल भी लंबे रखता, थोड़ा काला भी है, तो हमने क्रिस गेल कह दिया उसे, है ना, कि वो क्रिस गेल ना आया। तो ओरिजिनल क्रिस गेल तो अलग है भाई, वो हमारी टीम का क्रिस गेल है ना। तो कुल मिला के ये निकनेम हो गए। फिर इसी प्रकार से जहाँ दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा सूती कपड़े का काम हुआ, उसे मैनचेस्टर का नाम दिया गया, ठीक है। तो भारत का जो मैनचेस्टर बना सूती कपड़ों के मामले में, भारत का मैनचेस्टर वो कहा गया अहमदाबाद को। और अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे पर है। ये नदी का नाम पूछा एसएससी ने कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर बसा है। तो अहमदाबाद जिस नदी के किनारे पर बसा उसका नाम क्या है? साबरमती। ये बात भी आप याद रख लें या नोट डाउन कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। एक आता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडिया का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पता होगा सब बच्चों को, रिवीजन करा देता हूँ आपका। क्या भैया? कानपुर। अच्छा, एक आएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो किसको कहते हैं बेटा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है और कानपुर जो है वो हमारे यूपी में है। कानपुर जो है वो हमारे यूपी में है। तो हर साल खादी उत्सव का आयोजन होता है मुंबई में, ठीक है। और खादी मतलब सूती कपड़े। भाई खादी के कपड़ों का मतलब क्या है? जो सूती कपड़े होते हैं। तो जो कॉटन होती कपास, तो गांधी ने इसी पे जोर दिया था, महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि चरखा चलाइए और स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए। जब हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन चला था एक बार, ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग जो कपास होती है, कॉटन होती है, उससे गांव में चरखे होते थे, उससे धागा बनाया जाता था। फिर उस धागे से बुनकरों के द्वारा क्या बनाया जाता था? कपड़ा बनाया जाता था। और फिर उसी कपड़े के वस्त्र जो थे वो सभी लोग पहनते थे, सूती कपड़ा। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने ये व्यापार हमसे छीन लिया। वो हमारे यहाँ से क्या करते थे? कपास लेके जाते थे, रुई, उससे मशीनों से धागा बनाते थे और मशीनों से कपड़े बनाते थे। हमारे हाथ के कपड़े थे। तो हाथ के कपड़ों में और मशीनों के कपड़ों में सफाई का फ़र्क होता, इसलिए उनके कपड़े देखने में सुंदर भी होते थे और अच्छे भी लगते थे। इसलिए भारतीय बाजार जो चरखे का था वो ठप हो गया। कैसा हो गया? वो ठप हो गया, ठीक है। और इससे जो है वो भारत को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ।
क्योंकि भारत के उद्योगों पर कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। अच्छा, लोग समझते नहीं इस मामले को। इस मामले को जब तक नहीं समझते, उसमें लाभ किसका है? अब आप देखो, बहुत मोटे तौर पर आप समझिए, आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं? आप ऑनलाइन ख़रीदारी जब करते हैं तो ऑनलाइन कंपनियां हैं, नहीं है? अब ऑनलाइन कंपनी काम कर रही है, आप कपड़े मंगवा रहे हैं, आप अपने जूते मंगवा रहे हैं, किताबें मंगवा रहे हैं। अगर ये सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी तो जो हमारे रिटेलर दुकानदार हैं, हमारे भाई बंधु दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उनके कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? भाई अगर सब बच्चे ऑनलाइन किताब मंगवाने लगें तो ठाकुर द्वारे में जो बुक सेलर है उनका क्या हाल होगा? बिजनेस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा, ठाकुर द्वारे में जो किताबों की दुकान कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे बीच में से हैं, मतलब ये हमारे भाई बंधु हैं। कंपनी क्या है? एक कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी आप उठा लीजिए, वो बड़ी कंपनी क्या करेगी? पूरी मार्केट पर कब्जा कर लेगी, नहीं कर लेगी? और वो आपसे कहेगी कि हमारी किताबों की डिलीवरी आप करिए। जैसे आपने ऑनलाइन किताब मंगवाई, ऑनलाइन किताब लेकर, हाँ, एक आदमी आ रहा है, वो उसका सबका चार्ज लगा रही है, हमें नौकरी में पैसे दे रही हैं 10,000 15,000। इसका मतलब ये कि हम लोग जब ऑनलाइन को बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा? उससे कल को हमारे रोजगार छिनेंगे, और ये जो व्यापार है वो एकाधिकार के अंडर में चला जाएगा, एक का अधिकार हो जाएगा, किसी एक कंपनी का अधिकार हो गया, सब ऑनलाइन काम वही कर रही है। अब लोग दवाएं ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, है ना, कपड़े ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन खरीदारी में जो मार पड़ रही है वो आम आदमी पर पड़ रही है, और आम आदमी ही सबसे ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन खरीद रहा, और फिर कह रहा है कि हमें रोज़गार सरकार दे, हमें अगर रोज़गार, अब खुद हिसाब लगाओ, सब लोग अगर ऑनलाइन किताबें मंगवाने लगेंगे तो कितने लोग ये बेरोजगार हो जाएंगे बताइए, जो दुकानदार बैठे हैं? बोलो, इनमें से ये लोग वही तो हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं। कल को हमें काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब करें क्या? सारे काम तो कंपनी ने ले लिए। अब कंपनी कह रही है हमारे यहाँ नौकरी करो, हमने कि कर लेंगे, कितने रुपए दोगे? बोले 8,000 देंगे। है, इस महंगाई के दौर में 8,000 में कैसे गुजारा हो? तो ये ना, ये हमारी कमियां भी रही हैं। यही दौर अंग्रेजों का था। उन्होंने क्या काम करा? मशीनों के कपड़े लाए, भारत को कपड़े वो चमचमाते हुए दिखाई दिए कि देखो सुंदर कपड़े हैं, हमें लगा यार बड़े अच्छे कपड़े हैं। हम ये भूल गए कि ताई हमारी चरखा चला रही है, माँ हमारी चरखा चला रही, हम भूल गए, और हमने अंग्रेजों के सामान को खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला? हमारा उद्योग खत्म हो गया, और जैसे हमारा उद्योग खत्म हुआ, हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई, फिर हम सीधे चल नहीं पा रहे हैं, भूखे हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, ये ट्रेंड चल रहा है दुनिया में। हम ही लोग जिस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, इसको कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और ये कुछ सुरता लोग हैं, अरे यार ऑनलाइन चीज़ों को हाथ में देके, किसी एक आदमी के हाथ में देके व्यापार को क्यों ठप कर रहे हो? अपने रोजगार का अवसरों को क्यों खो रहे हो आप? ठीक है, अब ये चीज़ एजुकेशन में आ रही है, एजुकेशन हमारी ऑनलाइन पढ़ी है। ऑनलाइन पढ़ाने वाले ये लोग कौन है? ये ऑनलाइन पढ़ाने वाले बिजनेसमैन हैं, कंपनियां हैं इनकी। इन्होंने कंपनी खड़ी कर ली, एक्स जूस और बाई जूस, ठीक है। अब ये कंपनी है, ये टीचर हायर कर रहे हैं 20,000 पे 50,000 पे, वो टीचर पढ़ा रहा है, सारा बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। अब ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कौन कर रहा है? एक आदमी, जिसकी करोड़ों की अरबों रुपए में इनकम हो रही है, जिसकी उसे अरबों रुपए की इनकम हो रही है। आप कल को बताइए कि अगर आप या मैं कोई कामयाब नहीं होते हैं तो ये हमारे बच्चे क्या करेंगे? जब हमने पढ़ा तो कहीं तो अप्लाई करेंगे, हमसे कौन पढ़ेगा? अरे तुमसे कौन पढ़ेगा कल को? आज प्रमोट करने वाले कौन है? हम ही तो हैं ऑनलाइन को। लेकिन कल जब हमारा बच्चा बेरोजगार होगा तो वो किस क्षेत्र को अपनाएगा फिर? और हम कहेंगे रोजगार सरकार दे नहीं रही, बाहर मिल नहीं रहा, जो उसने पढ़ा वो अप्लाई नहीं हो रहा उसका। तो कल को हम में से कुछ लोग जो है ना, वो दो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान होंगे। एक आदमी पूरी कंपनी, पूरे व्यापार को कब्जे में करे बैठा है ना, पूरा व्यापार, और 10-10, 50-50 हज़ार में उसने टीचर हायर कर रखे हैं। और वो ऐसा नहीं कि टीचर परमानेंट है, उनकी नौकरी लगी हुई है, उन्होंने कोर्स ख़त्म कराया, जाओ अपने घर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका 1 लाख में 50,000 में, वो खुश है। अब उसे पता नहीं है कि 1 लाख में 50,000 में
तेरा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये कारोबार उस समय भी था और इसका खामियाजा भारत ने भुगता फिर बाद में। तब दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भाई हमें कुछ मत दो, हमें आर्थिक आज़ादी दो, हम अपने कारोबार करके बैठे हैं। और वो जो कारोबार होते हैं ना, आपके जो कारोबार होते हैं, वही कारोबार आपके और आपकी नई जनरेशन के, हाँ मतलब नई जनरेशन की तरक्की का एक तरीका होता। चलिए, एक किताब आई जिसका नाम था द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। एक किताब है और उस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और इस किताब को जिस आदमी ने लिखा है वो नाम बहुत बड़ा है। इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई की कोई एक आधा किताब और याद आपको? कोई किताब जो मेघनाथ देसाई की याद हो? एक किताब आई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी थी? और एक थी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो मेघनाथ देसाई की एक किताब और आती है पेपर में, ये तो इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। मेघनाथ देसाई की एक अन्य पुस्तक है और उसका भी बड़ा महत्व है किताब का, उसका नाम है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दोनों किताबें याद रखो बेटा। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उसमें री लगा दो, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। और एक किताब अभी आई है 2023 में उनकी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसने लिखी किताब? मेघनाथ देसाई ने। एक नाम है बेटा, बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया है। बाल कृष्ण दोषी का निधन। और जब भी किसी बड़े व्यक्ति का निधन होता है ना, जिसको कोई ना कोई नागरिक सम्मान मिला है, तो उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाल कृष्ण दोषी, आपने नाम सुना होगा, मशहूर आर्किटेक्चर, बहुत बड़े वास्तुकार रहे हैं वो। आर्किटेक्चर वो होते हैं जो बिल्डिंग के नक्शे वगैरह बनाते हैं, उन्हें हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का काम यही है, नक्शे वगैरह बनाना। तो बाल कृष्ण दोषी जिस राज्य से वो आते हैं वो राज्य है महाराष्ट्र, और उनका संबंध जिस कला से है वो है वास्तुकला। और वास्तुकला को आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आर्किटेक्चर। तो वो एक मशहूर आर्किटेक्चर रहे हैं। इस वजह से नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2018 से लगातार नाम सुर्खियों में रहा। 2018 में इनको एक सम्मान मिला, 2018 में, और उस सम्मान का नाम है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार।
और ये वास्तुकला का नोबल कहा जाता है इसको। वास्तुकला का सबसे बड़ा सम्मान है पूरी दुनिया में, ठीक है। प्रित्जकर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए पता है इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वास्तुकला का नोबल। वास्तुकला का नोबल। अब ये सवाल पूछ लेगी एसएससी कि बताओ वास्तुकला का नोबल किसे कहते हैं? तो प्रित्जकर पुरस्कार को कहते हैं और आर्किटेक्चर की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। सन 2020 में ये नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया जब बालकृष्ण दोषी को पुरस्कार दिया गया और वो पुरस्कार था पद्म भूषण का। और पद्म भूषण जो है वो दूसरे दर्जे का क्या है? बोलो, दूसरे दर्जे का पद्म पुरस्कार है, ठीक है। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इनको 2020 में मिला पद्म भूषण। तुमसे ये सवाल पूछा जा सकता है सिर्फ इतना कि बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वो किस कला के कलाकार थे, मतलब कौन सी आर्ट जानते थे वो? तो उनका कला है वास्तुकार, मतलब वास्तुकला या वास्तुकार कह सकते हैं उनको, आर्किटेक्चर थे वो। और उनको जो है पद्म भूषण जैसा नागरिक सम्मान भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है। देखिए एक सवाल है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो है, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो है वो किस स्टेशन को दिया गया है? कौन सा स्टेशन ऐसा है सन 2023 में, कौन सा ऐसा था जिसको एक सर्टिफिकेट मिला है? और उसका नाम है, देखिए, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। बस याद रखना स्टेशन का नाम क्या है, जिस स्टेशन को यह सम्मान मिला है या ये सर्टिफिकेट दिया गया है उस स्टेशन का नाम है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। और ये आंध्र प्रदेश का है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ग्रीन रेलवे स्टेशन। आप सब जानते हैं कि आज एक दुनिया में सबसे बड़ी समस्या चल रही है पोल्यूशन की, और पोल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है कि उसने हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर दिया है। कितनी बीमारियां आ रही हैं बताओ? बुखार नए नए डिज़ाइन के आ रहे हैं। हाँ जी, डिज़ाइन ही कहूँगा मैं तो उन्हें, है, कभी कोई प्रकार का बुखार है, कभी कोई बुखार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंसान जवान हो या बूढ़ा, बच्चा हो, कोई भी हो, हम मेडिसिन पर डिपेंड हो गए, नहीं हो गए? बताओ, कोई किसी चीज़ की दवाई खा रहा है, कोई किसी चीज़ की दवाई खा रहा है। ये सब कुछ जो बदल लिया है वो बदल लिया है पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें कोशिश ये की जा रही है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन, बेटे पंखा फूक जाएगा यार, बंद कर दो इसे, ये वैसे ही फूका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा स्टेशन जहां पर पोल्यूशन, प्रदूषण को मुक्त रखने की बात की गई है, पोल्यूशन फ्री। इसका मतलब ये उसने बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकल करा होगा, बहुत सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के अनुकूल बनाया होगा, तब जाकर उसको ये प्रमाण पत्र मिला है। चलिए, ऑरेंज फेस्टिवल हर साल ही होता है, ये भी ऑरेंज फेस्टिवल
अब मैं 2023 का हूँ, ये 2024 का हूँ, 2025 का हूँ, हर साल ही होता है ये। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन जो होता है जिस राज्य में होता है, तो राज्य बेटा नागालैंड। अच्छा देखो, आपने नाम सुना होगा ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहते हैं, नहीं कहते? तो हमें लगता है कि नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ऑरेंज फेस्टिवल महाराष्ट्र में होता होगा। ये हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं ना पहले से, कि नारंगी शहर किसे कहते हैं, ऑरेंज सिटी क्या है, तो नागपुर है। अच्छा, नागपुर का संतरा फेमस भी है भारत में। जैसे कहते हैं ना कश्मीरी सेब, कश्मीर का सेब फेमस है। सेब हिमाचल में भी पैदा होता, सेब उत्तराखंड में भी पैदा होता, लेकिन जो सेब हमारे यहाँ फेमस है वो कौन सा है? कहते नहीं कश्मीरी सेब है। कश्मीरी सेब। इसी प्रकार से संतरा जो है वो कई जगह भारत में उत्पादित होता है। फेमस जो है वो नागपुर का है। कौन सा है? तभी तो नागपुर को नारंगी सिटी कहते हैं, ऑरेंज सिटी कहते हैं हम। तो उसे देख कर हमें ऐसा लगता है कि ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होता होगा। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन महाराष्ट्र में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता? नागालैंड में होता है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि अगर कहने लगे कि नारंगी शहर मतलब ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी, तो नारंगी शहर या ऑरेंज सिटी जो है वो किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। तो ये नागपुर में आयोजन नहीं होता इसका, हर साल नागालैंड में होता है, और इस बार कोहिमा में हुआ है ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ भैया? तो नागालैंड में। चलिए अगला सवाल है, उस सवाल का नाम है बेटा, भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन पिछले साल आई 2023 में। नाम है उसका भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। पहले इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इंट्रानेजल, देखो मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के स्टार्ट में टीके लगे सुई के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद में कोविड-19 की दवा बनी ओरल, वो आप जो है ड्रॉप टाइप थी, जैसे पोलियो की जो बूंदा होती है इस तरह से। अब यह है इंट्रानेजल, ये नाक से इस्तेमाल होगी। कैसे? अब नाक से का मतलब यह है कि कोविड-19 को अगर देखें, इस वायरस को देखें, तो ये वायरस फेफड़ों से संबंधित है, नहीं है? ये वायरस किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं उसका, तो टीका ब्लड में जाएगा, ब्लड घूम के उस दवाई को कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़ों में पहुँचाएगा। जो ओरल दवाई खा रहे हैं आप, वो आपके पेट में जाएगी, पचेगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर आपके फेफड़ों तक पहुँचेगी। और ये क्या है? ये नेजल है। नाक का संबंध सीधा फेफड़ों से होता नहीं होता। तो अगर नेजल का मतलब यह है, इंट्रानेजल का मतलब है कि अगर ये दवाई नाक के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाई जाए तो जल्दी आराम करेगी, नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि नाक का सीधा संबंध किससे होता है? फेफड़ों से होता है। तो पहला सवाल यह है कि जो इंट्रानेजल वैक्सीन बनाई उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? किसी को याद है? उसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक है उसका नाम। क्या नाम है उसका?
इनकोवैक। अच्छा, किस कंपनी ने बनाई है? भारत में वैक्सीन के मामले में या तो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे का, या फिर भारत बायोटेक है, ठीक है, हैदराबाद का। तो इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। किसने बनाया है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। और भारत बायोटेक का कारखाना कहाँ है? हैदराबाद में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम, बनाने का काम हैदराबाद में होता है। इसलिए हैदराबाद को विश्व वैक्सीन की राजधानी कहते हैं। ये सवाल याद रख लेना, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ भाई, कि अगर सवाल ये आ जाता है कि विश्व वैक्सीन की राजधानी, विश्व वैक्सीन की राजधानी है ना, वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल क्या है? तो वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल कहलाती है हैदराबाद। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने का काम हैदराबाद में होता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत बायोटेक की कंपनियां वहाँ पर, तमाम सारी कंपनियां हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, ठीक है, तमाम सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन बनाती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ का है? पुणे का है, ठीक है। और भारत बायोटेक कहाँ का है? हैदराबाद का है। और विश्व वैक्सीन की राजधानी किसे कहा गया है? तो वो कहा गया भैया हैदराबाद को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। अब तुम कहोगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन तो 24 भी हो गए बहुत सारे, तुम 23 क्यों करा रहे हो? भाई दिमाग में हमारे बात आ जाती है ना कि 23 ऑस्ट्रेलिया ओपन क्यों कराएं जब ऑस्ट्रेलिया ओपन 24 भी हो गया। तो मैंने क्या बताया अभी कि एसएससी का करंट अफेयर जो होता है वो 23 वाला मिलेगा आपको ज़्यादातर। अब वो कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अब आप पढ़ के गए 24 वाला, कौन सा? अब वो कह रहे हैं 23 का बताओ हमें, 23 का, क्योंकि अक्सर पीछे की प्रतियोगिताएं पूछी जा रही हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 किस खेल से संबंधित है? पहले तो खेल का नाम बताओ। तो खेल है टेनिस। ऑस्ट्रेलिया में होता हर साल। देखिए पुरुष एकल विजेता, अच्छा जो टेनिस का खेल होता है ना उसकी टीम में एक खिलाड़ी भी होते हैं और दो भी होते हैं। हाँ, एक को कहते हैं सिंगल्स, सिंगल्स मेंस, सिंगल वुमेन्स। एक होते हैं डबल पुरुष और एक होता है डबल महिला, डबल वुमेन्स, और एक होता है मिक्स डबल, एक पुरुष और एक। तो ये प्रतियोगिताएं 5 प्रकार की हो गई। एकल पुरुष मतलब सिंगल मेंस, सिंगल वुमेन्स, डबल पुरुष, डबल वुमेन्स, और एक हो गया मिक्स डबल। तो टेनिस में 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, हमें 2 पढ़नी है बस केवल। एकल पुरुष एकल विजेता जो बने नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, और ये रहने वाले हैं सर्बिया के। कहाँ के हैं? सर्बिया के। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल विजेता। तो सिंगल महिला का खिताब जीता आर्यना शबालेंका। आर्यना शबालेंका ने जीता, और ये रहने वाली हैं बेलारूस की।
कहाँ की हैं? बेलारूस। तो बेलारूस की रहने वाली हैं, उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया। एक सवाल और पूछा जाएगा, अच्छा सवाल है। सर्वाधिक जैविक खेती के विस्तार वाला देश। पहला तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब तुमने देखा होगा, पुराने दौर के जो लोग थे वो इतनी दवाइयाँ नहीं डालते थे। अब आप देखो कि फसल पालने का मतलब है कि जैसे शिशु को पाला जाता नहीं होता। जैसे कोई बच्चा होता है ना घर में, शिशु का जन्म होता है तो पता चल लिया है कि अब इसकी पीलिया की दवाई आएगी, बच्चे को जॉन्डिस हो गया, बेचारा उससे निकल कर आएगा तो वो टीकाकरण वाले काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। बोलिए 1 महीने में टीका लगेगा, ये 6 महीने में टीका लगेगा, और ये इतने समय पर टीका लगेगा, है ना। इतने बच्चे को अपना होश होता है, इतना टीकाकरण ही चल रहा होता, ठीक है। और कभी कभी तो टीकाकरण इतना लंबा चल जाता है कि बच्चा यही लगता है कि यार अगर यही सुइयों के बीच में मुझे रहना था तो मैं दुनिया में क्यों आ गया है। ऐसी फसल है, जब से आप लगाते हैं जब तक आप काटते हैं, दवाई पे दवाई, खाद, ये वो दुनिया भर की चीज़, उससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो कीटनाशक है ना, वो उस दवाई के अंदर घुस रहे हैं। जो कीटनाशक दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, उसका असर उस अनाज में आ रहा है, नहीं आ रहा। और दूसरा नुकसान ये है कि वो खेती करना महंगा होता चला जा रहा। भाई इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आप लगाओगे तो खेती का जो उत्पादन आप कर रहे हो उसमें लागत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बोलो। तो लागत बढ़ रही है। चलो लागत एक बार को हम देख भी लें तो वो दवाइयाँ युक्त जो अनाज है, जब उसको हम खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो दवाइयाँ हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। आपने नाम सुना होगा, पंजाब में इतनी सारी दवाइयाँ लगती हैं खेती के मामले में कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज, कैंसर। अब ये नहीं है कि कोई आदमी जो है किस वजह से परेशान हो रहा है, खान पीन भी ऐसा हमारा हो चुका है जिसमें तमाम केमिकल हैं, तमाम केमिकल हैं। अब ये मामला क्या है, हम जहाँ से हमने चलना शुरू करा था जैविक खेती से, पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, घर में जो कूड़ा होता था, गोबर होता था, वो सब कूड़ी पर डाल दिया, उसे गला लिया, और गलाने के बाद में वही देसी खाद क्या करते थे, बोलो, खेत में ले जाकर डालते थे। अब उसके बाद हमने उसमें उसको जोता, बोया, धान लगा दिए तो धान के बाद साथ कितनी घास पैदा होती थी। और कोई आदमी इक्का दुक्का ऐसा होता था जो दवाई डालता था, वो भी शुरू में, कि घास ना हो, और घास होती थी, कहते यार घास हो गई अब क्या करें, तो उसे बैठ कर उसकी निराई करते थे। है आज तुमने खेत में कोई धान को निराता हुआ देखा? सब स्प्रे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो केमिकल है और उसका असर, दवाई का असर खेती में आ रहा है। तो अब दुनिया लौटना चाहती है, उधर लौटना चाहती है जहाँ से वो शुरू हुए थे, जैविक खेती की तरफ। तो जैविक खेती क्या है, बिना कीटनाशकों के, बिना केमिकल्स के, बिना जो रासायनिक खाद होता उसका इस्तेमाल किए खेती करना क्या कहलाता? जैविक खेती कहलाता। तो जैविक खेती का जो विस्तार है उस मामले में जो सबसे आगे देश रहा है उसका नाम है अर्जेंटीना। हमारे यहाँ सुना होगा सबसे पहले जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना? सिक्किम। फिर लक्षद्वीप वाले बोले भी हम भी जैविक खेती करेंगे, कर सकते हैं। देखो जैविक खेती का एक क्या है, एक समय सीमा है। मैं आपको बताऊं, समय सीमा ये है कि अगर जैविक खेती सब करने लगेंगे तो उत्पादन गिर जाएगा, एकदम उत्पादन गिर जाएगा। और जो
अरबों की जनसंख्या भारत में निवास करती है या कहीं भी निवास करती है, उसका भरण पोषण अगर उत्पादन एकदम गिर गया तो फिर कहाँ से होगा। इसलिए पूरी दुनिया चाहती है कि धीरे 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 हम जैविक खेती को नए नए आयामों के साथ करें, उसके रकबे को बढ़ाएं और धीरे धीरे करके जो रासायनिक खेती है उसे हम कम कराएं। और इस प्रक्रिया को जिस तरीके से हम जैविक से रासायनिक की तरफ गए थे, उसी तरह से रासायनिक से दोबारा से हम किधर आना चाह रहे हैं, ताकि उत्पादन भी ना गिरे। ये भी दिक्कत हो जाएगी दुनिया के सामने, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है उरुग्वे, और तीसरा देश जिसने जैविक खेती को खूब बढ़ाया वो है हमारा देश भारत। भारत ने अपने रकबे में जो है वो क्या करा है, जैविक खेती का विस्तार करा है, बढ़ावा दिया है। तो बताइए सर्वाधिक जैविक खेती का विस्तार वाला जो देश है वो कौन सा बनेगा, और भारत का नंबर तीसरा। चलिए भाई।